हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो नायब तहसीलदार या जिसे हम लोअर पीसीएस बोलते हैं उसकी जो विज्ञप्ति जारी करी है, उसकी जो आने वाली परीक्षा है उसकी रणनीति को लेकर के है। क्योंकि ये परीक्षा आपके इस बार थोड़ा नए पैटर्न पर कराई जा रही है, तो क्या वह चीज है जिसमें हम प्री के दौरान से ही उन सारी चीजों को भी कवर कर सकते हैं जो आपके मेंस में हमारे सिलेबस में है। तो इसमें जो प्री और मेंस का सिलेबस है उसको अगर आप गौर से देखोगे तो प्री में जीएस और जो उत्तराखंड के सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक हैं, सेम वही टॉपिक आपके मेंस में भी है। अगर हम प्री के समय से ही उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें तो मेंस के दौरान हमें उनको करने में काफी आपकी हेल्प मिल जाएगी। केवल हमें उन्हें लिखने की प्रैक्टिस करना होगा बस। बाकी जो आपका पहला प्रश्न पत्र है, देखो हिंदी का है और निबंध का है। अगर आप समूह ग की तैयारी करने वाले हैं तो हिंदी आपको बहुत कठिन नहीं पड़ने वाली है इस बार, क्योंकि इन्होंने ग्रामर भी इसमें सम्मिलित कर दिया है। एक तो ये है और एक ये है 200 नंबर का, ये है जिसकी तैयारी आपको हिंदी के हिसाब से करनी पड़ेगी। बाकी 200 नंबर का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 200 नंबर का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, यानी कि 400 नंबर का जो मेंस है वो बहुत हद तक सिमिलर है आपके इसके 100 नंबर के जो आपका प्री है। मतलब 50 नंबर की इसमें आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड और जीएस से होंगे। तो उन 100 क्वेश्चनों के लिए जो हम सिलेबस को कवर करेंगे, क्या वह सिलेबस हमारे मेंस में काम आ सकता है? अगर हाँ, अगर हमने उसे सही तरीके से किया है तो उसे करने का तरीका क्या है? देखो मैं आपको कुछ उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं, मान लो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड इतिहास पढ़ने के दौरान हम क्या करते हैं, जैसे मान लो चंद और पवारों की जो आपका भू व्यवस्था है, चंद पवारों की भू स्वामित्व व्यवस्था है, अगर हम उसको देखें तो हम क्या पढ़ लेते हैं कि इसमें थातवान का मतलब भूमि का स्वामी है, खायकर का मतलब इसमें स्थायी तौर के कृषक हैं, और सिरतान का मतलब किराएदार कृषक हैं, और आपका कैनी मतलब यहां पर काम करने वाले मजदूर कृषक हैं। तो ये तो हमारे प्री के लिए हो गया। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो हमें इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जैसे थातवान, थातवान शब्द है, अब थातवान को समझना कैसे, देखो इससे प्री के लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थातवान का मतलब है भूमि का स्वामी, भूमि का स्वामी। अब भूमि का स्वामी कौन हो सकता है? देखो देखो जब आपका राजशाही होती है तो समस्त राज्य का जो भूमि का स्वामी होता है वो राजा होता है। एक तो राजा होगा भूमि का स्वामी, और कौन हो सकता है? आपने पढ़ा है कि चंद और पवारों में आपका भूमि दान देने की प्रथा थी। या तो वो गूंठ दे रहे थे, या फिर आपका गूंठ मतलब जो मंदिर या धार्मिक कार्यों के लिए भूमि दान में दे दी जाती थी। वैसे ही सदावर्त धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी, वैसे ही आपकी रौत सेना में वीरता के लिए जो भूमि दी जाती थी। तो इसका मतलब राजा कुछ गांव जैसे किसी को गूंठ में दे दे, अब उस पर राजा का तो अधिकार नहीं रहा, उसका भूस्वामी कौन हो गया? आपका जिसे गूंठ दे रखी है ताम्रपत्र में, जिस व्यक्ति को गूंठ धार्मिक कार्य के लिए दिए जाने का, अब उस गांव का कर कौन अदा करेगा? ये। तो इसका मतलब गूंठ वाला, गूंठ का स्वामी हो गया थातवान, संपूर्ण का ये हो गया, उसका एक हिस्सा जो गांव इसने दे दिया, अब उसका कर राजा वसूल नहीं करेगा, उसका कर गूंठ वाला करेगा। वैसे ही सदावर्त वाला ये भी थातवान हो गया, रौत वाला भी थातवान हो गया। तो आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वह भूमि का स्वामी जो वास्तविक रूप से भूमि में होने वाले उपज के कर का वास्तविक स्वामित्व रखता है, यानी कि कर जिसे दिया जाएगा भूमि में आपके उपज के बदले, वो थातवान होगा। तो ये आपका मेंस के लिए कॉन्सेप्ट हो गया थातवान। तो आप कहोगे कि चंद और पवारों के या फिर अंग्रेजों के काल में भी उत्तराखंड में भू स्वामित्व के लिए थातवान उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था जो भूमि का स्वामी था, और जिसे कर के रूप में आपके जो आपके कृषक होते थे, कर के रूप में उन्हें आपके अनाज या फिर जो भी उस समय पैसा वगैरह प्रचलित था वो दिया करते थे, वो आपके थातवान कहलाते थे। थातवान राजा स्वयं हो सकता था, या उसके द्वारा जो भूमि दान में दी गई थी उन भूमि दान में दिए गए गूंठों के स्वामी, या फिर सदावर्तों के स्वामी, या रौत के स्वामी हो सकते थे। वैसे ही आपने कहा खायकर, खायकर आपको पता है स्थायी कृषक है, लेकिन स्थायी कृषक कौन? मान लो
ये किसी ने कोई गांव, मान लो एक गांव है, ये गांव आपका सदावर्त दान में दे दिया है, तो इस सदावर्त का जो स्वामी है, जिस व्यक्ति के नाम ये सदावर्त लिखा गया है, तो थातवान तो वो हो गया। अब इस गांव में पहले से रह रहे लोग भी तो हैं, जिसे पता है ये 4 खेत मेरे हैं, लेकिन वो थातवान के अधीन हो गया है ना, तो वो है तो भूमि का वास्तविक स्वामी, लेकिन यहां खाईकर कहलाएगा, यानी कि उस भूमि में आपके जो भी उपज होगी उसका हिस्सा किसको देगा? थातवान को देगा। ये भूमि उसी की है। मान लो उस गांव में उसके 4 खेत हैं, तो उस भूमि का खाईकर है ये, यानी कि उस भूमि को आपके पैदावार बनाने के बदले या उस पे उपज लेने के बदले वो थातवान को उसका टैक्स देता है। लेकिन थातवान क्योंकि ये गांव का क्या है, स्थायी निवासी है, इस भूमि से हटा नहीं सकता, इसीलिए क्या हो गया? स्थायी आपका कृषक हो गया, जो थातवान को अपनी भूमि से होने वाली उपज का एक हिस्सा दे देगा। ठीक है। मान लो गांव में कोई खाली पड़ी भूमि है, इस सदावर्त या गूंठ के स्वामी थातवान को लगता है या राजा को लगता है कि इसको उपजाऊ बना दिया जाए। वो बाहर से 10-12 लोगों को लेकर के आया और उनसे शर्त रख ली कि 1 साल में तुम इस भूमि को कमाओ और इसमें आपका उपज वगैरह उगाओ, और इससे जो तुम्हारी कमाई होगी उस कमाई का इतना हिस्सा किराए के रूप में मुझे दोगे। तो अब ये किराए के रूप में जो इस भूमि के बदले उपज होगी, मान लो 100 किलो हुई, इसने कहा कि 30 किलो मुझे दोगे, तो ये किराएदार क्या कहलाएगा? सिरतान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिरतान। क्या कहलाएगा ये किराएदार? सिरतान। अब क्योंकि इसे किराए पर रखा गया है, 2 साल बाद स्वामी को लगा कि यार ये तो अच्छे से आपके उपज ले नहीं पा रहा है, या इसको कराने में मुझे बहुत फायदा नहीं है, तो वो सिरतान से कह जाएगा कि मेरी भूमि छोड़ दो, यानी कि अस्थायी कृषक हो गया। ठीक है। अब कोई खाली पड़ी भूमि है, उसे किराए पर भी नहीं देना चाहता है, कोई खाईकर भी उससे नहीं रख रहा है और सिरतान भी नहीं रख रहा है, तो उसे लगा कि इसमें उपज करने के लिए मैं खुद ही उपज उगा लूंगा, लेकिन काम करने के लिए खेतों में मजदूर लगा लेता हूं। तो उसने दिहाड़ी पर मजदूर रख लिए कि आज काम कर दो, मेरी खेत की खुदाई कर दो या जुताई कर दो, बुआई कर दो, मैं आपको इतने पैसे मजदूरी के दे दूंगा। उसने करी मजदूरी, शाम को मजदूरी पकड़ी और दे दी। अब खेत किसका? थातवान का। काम करने वाला कौन? मजदूर। तो ये मजदूर क्या कहलाएगा? कैनी कहलाएगा। इस तरीके से अगर आप इन कॉन्सेप्टों को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे इतिहास में मौर्य काल है, अब मौर्य काल के संबंध में मान लो आपका, वैसे तो पूछ रहा है मौर्य का कोई शासक का पूछ ले, कुछ पूछ ले, लेकिन जैसे मौर्य काल में आपका क्वेश्चन बना दे कि मौर्य काल के इतिहास जानने के स्रोत क्या है मेंस में, तो आप इसी से आपने कॉन्सेप्ट बनाओगे कि मौर्य काल का इतिहास जानने के हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे आपके अभिलेख लिखोगे, अशोक के अभिलेख, भारत में अशोक ने ही अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की थी, इसके कई अभिलेख मिल चुके हैं, उसमें से गुर्जरा, मास्की या कालसी 2-4 उदाहरण दे दो। उसके बाद लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में लिख सकते हो कि अशोक के समय में आपका भारत का पहला लौकिक ग्रंथ आपके जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य ने वो लिख दिया था, उससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं उनकी सामाजिक, राजनीतिक और जो उनकी व्यवस्था थी उस समय की आर्थिक व्यवस्था, उसके विषय में। उसके बाद आपने कहा विदेशी यात्रियों के वर्णन, मेगस्थनीज आया था, मेगस्थनीज की इंडिका से हमें ये चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है। उसके अलावा आपके विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से प्राप्त हुआ है। इस तरीके से साहित्यिक अभिलेखों से या उनके जो अभिलेख हैं जो हमें साहित्यिक और आपके पुरातात्विक दोनों स्वरूपों में मिलते हैं, उनसे हम उनका इतिहास जान सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट आपके पास ऐसे हो जाते हैं जिनसे आप लिख भी पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्री के दौरान आप पढ़ाई करते हुए छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे कि आपका प्री के दौरान फैक्चुअल क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए, मेंस के दौरान आप लोगों को लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। इससे क्या होगा कि जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो ये सोच लो कि 600 नंबर में से 400 नंबर, 2/3 सिलेबस आपका वैसे ही पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सेम टॉपिक है प्री में भी और मेंस में भी। उत्तराखंड के भी वही टॉपिक दे रखे हैं और आपके जो राष्ट्रीय स्तर के जर्नल स्टडी के हैं वो भी वही टॉपिक दे रखे हैं। तो उनको सही तरीके से पढ़ेंगे तो निसंदेह आपको मेंस में बहुत लाभ होगा। यही तरीका है। देखो, कभी भी आप पढ़ाई करते हो तो आप नोट्स बना करके पढ़िएगा, आप केवल ऑनलाइनर पढ़ने की प्रयास मत कीजिए, समझते हुए पढ़िए कि अगर मान लो इस चीज में कोई मुझे लिखना हो, मान लो इसमें मुझे 25 शब्द लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा। इस तरीके से आपकी अगर नजरिया बन जाता है तो निसंदेह आप क्या इसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप शुरुआत से ही पढ़ाई इस तरीके से करें, क्योंकि अभी इसकी डेट का दिया नहीं है, तो जब भी इसका पेपर होगा तब तक आपकी तैयारी बहुत
बेहतर हो जाएगी और आपकी जो मेंस के लिए तैयारी है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्री के लिए आपने समूहों के लिए तो बहुत पढ़ा है, लेकिन वन लाइनर पढ़ा है। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। यहां पर आपको एनसीईआरटी जैसी चीजें पढ़ने की बहुत जरूरत है। आप 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़िए पहले, और उसके बाद 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़िए। उनसे देखिए कि कैसे छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे जाते हैं, किसी चीज के बारे में कैसे लिखा जाता है। तो वो प्री के लिए फैक्चुअल भी आपका इकट्ठा हो जाएगा। उस नोट्स में आप फैक्टों को क्या करेंगे, हाईलाइट कर दीजिए। जब भी नोट्स पढ़ोगे तो फैक्ट अपने आप रिवाइज होते रहेंगे। बाकी नोट्स पढ़ने के दौरान आपको कैसे लिखना है वो लिखावट भी आपकी बनती रहेगी, क्योंकि मेंस लिखने का खेल है, यानी कि जो आपको आता है उसे प्रेजेंट करने का आपका खेल है। तो उसमें आपका बेहतर आपका नजरिया या फिर आप किस तरीके से चीजों को बना करके लिखते हैं, कितना आपका इनोवेटिव तरीके से लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए आप नोट्स बनाएंगे तो एक तो लिखने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और दूसरे लिखने का तरीका भी डेवलप होता रहेगा। तो ये आपके प्री के जितने भी टॉपिक हैं वो सब मेंस में आपके रिवाइज करे हुए हैं इसने सिलेबस में। तो उसी तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए, निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा इसका। ये सबसे बेस्ट तरीका है प्री के साथ मेंस की तैयारी करने का, मतलब हर टॉपिक को गहनता से पढ़ना और उसके विषय में कुछ ना कुछ बेहतर लिखना कि हाँ ऐसे इससे प्रश्न बनेगा तो मैं ऐसे लिख लूंगा। तो ये हमारा इस पर मेन वो था कि एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।